नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज आईएएस प्री 2024 जो कि हिंदी में आपके लिए बनाई गई है और आप सब लोग इसका प्रयोग करते ही हैं। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था का सेट नंबर 1 का क्लास नंबर 2 होगा। ये आपका 41-26 टेस्ट है 2024 के लिए जो आईएएस प्री में देने वाले हैं उनके लिए। इसका एक पहला सेट आप लोगों ने पीछे देख लिया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं आगे। ये आपको सेट वही है। कुछ क्वेश्चन जो उस दिन हम लोगों ने किए थे लास्ट क्लास में, उसके आगे के हम क्वेश्चन चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपने नहीं किया तो आप जाकर देख लीजिएगा। 16 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भाई? वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आइएगा बात करते हैं सबसे पहले हम वित्तीय आपातकाल की। देखो, कभी भी फाइनेंशियल कमीशन आता है तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा संविधान के किस भाग में है। आर्टिकल नंबर 360 और आपातकाल संविधान के भाग नंबर 18 में है। आपातकाल वैसे तो 3 प्रकार की होती है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो जानेंगे वो हम केवल वित्तीय आपात की बात करें जो कि आर्टिकल 360 है। मैं आपको बता दूं, जब आर्थिक गतिविधियां भारत की कमजोर होने लगती हैं तब वित्तीय आपात, जब पैसे की समस्या आ जाए तो वित्तीय आपात लागू किया जा सकता है। वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसे लागू करने का जो है सिस्टम यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। तक भारत में 0 टाइम अप्लाई हुआ है, कभी भी लागू नहीं हुआ है। लेकिन अगर लागू होगा तो पहली बार में 60 दिन के लिए लागू होगा। और अगर इसे संसद का अनुमोदन मिल जाता है राष्ट्रपति के लागू करने के पश्चात 60 दिन में, तो ये अनंत समय तक लागू रहेगी, जब तक कि राष्ट्रपति पुनः इसे क्या नहीं कर देता, हटा नहीं देता, तब तक ही आपका लागू रहने वाला है। ठीक है, इतनी बातें बेसिक है जो आपको इससे संबंधित जाननी चाहिए। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये फायदा करेगा। हम यहाँ पे देखें क्या है। केंद्र को राज्य के वित्तीय मामले में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब वित्तीय आपातकाल 360 होता है तो फाइनेंस पर सारे के सारे पावर किसके पास आ जाते हैं? केंद्र की सरकार के पास आ जाते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे देश का वेतन और भत्ते हैं वो भी किसके पास आ जाते हैं? केंद्र सरकार के पास आ जाते हैं। और इन्हें कम किया जा सकता है, इन्हें क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, आपके इलेक्शन कमीशन के हों, इनके किसी भी सदस्यों के वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है। अगला क्या है? इतना ही नहीं, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो राज्य के जो वित्त आयोग होते हैं, राज्य का जो फाइनेंस बिल होता है, बजट होता है, उसे पास होने के बाद भी केंद्र सरकार के पास बुलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केंद्र सरकार अपने पास ला सकती है। वही लिखा है, राष्ट्रपति सभी धन विधेयक, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो या अन्य वित्तीय विधेयक को राज्य की विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। वो राज्य में मान लीजिएगा कि केंद्र सरकार के पास पैसा कम है लेकिन तमिलनाडु सरकार के पास पैसा पर्याप्त है, तो तमिलनाडु का बिल थोड़ी देर के लिए किधर पहुंचा दिया जाए? केंद्र सरकार के पास, कि भाई तुम्हारी जो पॉलिसी, जो तुम्हारी योजनाएं जिस पर तुम खर्च करना चाहते हो उसे थोड़ा सा रोको, अभी फिलहाल जरूरत है भारत सरकार को, तो आपका वहां पर किया जा सकता है। याद रखेंगे, वेतन और भत्ते जो कट करने का है ये राष्ट्रपति को पावर दी गई है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसको कम कर सकता है। मतलब केंद्र सरकार में पावर किसके पास है? केंद्र सरकार में पावर राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति वेतन भत्ते में कटौती कर सकता है, ये बात याद रखेंगे। अगला सेंटेंस है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। तीनों ऑप्शन सही है जो मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई मेरी भाई? चलेगा, अगर बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? देखो भाई, अगर आप संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ोगे तो आर्टिकल 1 ध्यान से पढ़ना, यही एक ऐसा आर्टिकल है जिसको डिक्टो याद करना होता है। क्या है? इंडिया, इंग्लिश में भी इंडिया ही पहले है, जो कि भारत है। इंग्लिश में क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। राज्यों का संघ होगा। क्या है? राज्यों का संघ होगा। मतलब इसका क्या हुआ? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों के प्रवेश का मतलब क्या हो भैया? जो भारत का हिस्सा नहीं है, जो क्षेत्र भारत का नहीं, उसे भारत में ऐड कर लेना। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख देता हूं ताकि याद रहे, जैसे नेपाल को जोड़ना हो, श्रीलंका को भारत में जोड़ना हो तो आर्टिकल 2 के तहत जोड़े जाएंगे। और आर्टिकल नंबर 3 में क्या है? नए राज्य का
गठन, सीमा में परिवर्तन, सीमा में क्या करना, परिवर्तन, और नाम में बदलाव, ये सारे के सारे काम किसके माध्यम से होते हैं, ये सारे के सारे काम आर्टिकल 3 के माध्यम से। जैसे यूपी से काट के उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से काट के झारखंड बनाया गया, जैसे तेलंगाना को किससे काटकर बनाया गया, आंध्र प्रदेश से काटकर बनाया गया। आंध्र प्रदेश किससे काटकर बनाया गया, मद्रास से काटकर बनाया गया। तो ये जो भी काम होते हैं, जैसे पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी था, पुदुचेरी कर दिया गया, मद्रास का नाम चेन्नई और उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया, सौराष्ट्र को काट के गुजरात और महाराष्ट्र कर दिया गया। तो ये सारा का सारा काम जो है आर्टिकल 3 के तहत होता है। अच्छा, ये दोनों काम करने की पावर किसके पास है, ये दोनों काम करने की पावर संसद के पास है, और कोई ये काम नहीं कर सकता। इस बात के लिए डिटेल आर्टिकल नंबर 4 में दी गई है कि भाई ऐसा कोई भी काम होगा तो यह एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा से किया जा सकता है, अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा इससे। नए राज्य का प्रवेश करने की शक्ति, अर्थात नए राज्य का प्रवेश, एडमिशन संसद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हाँ, जोड़ना तो एक प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं है, इसे सिंपल मेजोरिटी से आप शामिल कर सकते हो। एक आदेश के द्वारा भी किसी भी क्षेत्र का विलय भारत में किया जा सकता है, लेकिन भारत से कोई क्षेत्र दूसरे देश को देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे 9वां संविधान संशोधन किया गया और बेरूबादी को 1960 के दशक में किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। जैसे 100वां संविधान संशोधन किया गया और बांग्लादेश का क्षेत्र भारत में और भारत का क्षेत्र बांग्लादेश में करके बाउंड्री क्लियर की गई। तो ये संशोधन के माध्यम से ही किया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और चलते बेटा अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं। अगर किसी भी देश में संसद के साथ लोकतंत्र है तो ऐसे देश की प्रॉफिट क्या है, ऐसे देश के लाभ क्या होने वाले हैं। आइएगा देखते हैं क्या लाभ होने वाले हैं। उत्तरदायी सरकार, बिल्कुल सही बात है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और आप पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 3, इसमें क्या कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि भारत की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, अर्थात जिम्मेदार सरकार की बात है। और हाँ, इसी आर्टिकल 75(3) के तहत क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। दूसरी बात, व्यापक प्रतिनिधित्व, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जैसे मान लीजिएगा मेरा गांव है इलाहाबाद, मान लीजिएगा मेरा नाम गांव है प्रयागराज, तो प्रयागराज में केवल एक आदमी शासन नहीं कर रहा, यहां पर आपको एमपी मिलेंगे, यहां पर आपको एमएलए मिलेंगे, यहां पर आपको मेयर मिल जाएंगे, यहां पर आपको प्रधान मिल जाएंगे, यहां पर आपको पार्षद मिल जाएंगे, मतलब एक ही क्षेत्र में। इसके अलावा आपको आईएएस मिल जाएंगे, आईपीएस मिल जाएंगे, आपको बैंक के कर्मचारी मिल जाएंगे, आपको स्कूल के टीचर्स मिल जाएंगे। तो जो प्रतिनिधित्व, वैसे तो यहाँ पे सरकार की बात है, बट जो पावर है वो एक ही जगह पर नहीं है। वो पावर क्या हो रही है, आपका पावर का सेपरेशन, मतलब बंटवारा किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, बल्कि क्षेत्रों में क्या की गई है, बांटी गई है। और ये सभी लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और इसे ही राम राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुड गवर्नेंस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुशासन कहा जाता, क्या कहा जाता है, सुशासन कहा जाता है। अब आइएगा बात करते हैं व्यापक प्रतिनिधित्व, तो बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए आप ये वाला याद रख सकते हो, या फिर आपको याद रखना है तो आप कह सकते हो लोकसभा का 15% मंत्री होते हैं, विधानसभा में विधानसभा का 15% मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सहित। शक्तियों का कठोर पृथक्करण बिल्कुल गलत है, शक्तियों का सामान्य पृथक्करण है और वह संविधान में दिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में साफ साफ लिखा गया, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग कानून बनाते हैं, तो यहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो तीसरा तो आपका गलत है, तीसरा काट दीजिएगा। अब ये दो बचे और दूसरा सही है तो डी सही हो जाएगा, बट चौथा पढ़ लेते हैं। विधायिका कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होगा। विधायिका का मतलब कानून बनाना, जैसे लोकसभा। कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, कानून को लागू करना, जैसे मान लीजिएगा प्रधानमंत्री। तो लोकसभा और प्रधानमंत्री तो एक साथ मिलकर ही काम करते हैं। लोकसभा प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री लोकसभा के, तो बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय लोकतंत्र के लाभ हैं।
ये तो हो गया था, सॉरी, संसदीय लोकतंत्र के। आगे चलते हैं 20 नंबर। संविधान के मामले में प्रावधानों में कौन सा राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है? राजनीतिक समता कौन कौन सुनिश्चित करता है? देखो, समता का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जहां पर लिंग, जहां पर जन्म, जहां पर जाति, जहां पर आपका पैसा, ये सब क्या हो जाता है? समान हो जाता है। कोई भेदभाव नहीं होता। इसे क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है समता। इसे क्या कहा जाता है? इक्वलिटी। किसी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? समता बोलते हैं। इसमें वयस्क मताधिकार, देखो आर्टिकल नंबर आप पढ़ोगे बेटा 325, इसमें कहा गया है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा वोटिंग के समय। तो ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत का मतलब क्या हुआ भाई? कि हम किसी को क्या नहीं देंगे? हम किसी को कोई टाइटल देने वाले नहीं है। कह रहा है राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। राजनीतिक मतलब कोई भी पॉलिटिकल रूप से कोई आपको यहां पे फायदा होने वाला नहीं है। अगर हम बात करें कि भाई उपाधि जो है, ये तो क्या है, सर विलियम्स जॉन की जो उपाधियां दी जाती थी पहले, केसरी हिंद की उपाधि दी जाती थी, तो वो उपाधियां अब सरकार क्या करेगी? किसी को उपलब्ध नहीं कराएगी। इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं और चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन, सॉरी। क्या कह रहा है? निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने पर धर्म, लिंग, जन्म स्थान क्या? तो बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 तो सही है। देखो, या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। बात करते हैं उपाधियों के अंत से संबंधित, कि उपाधियों का अंत जो है ये सही होगा या ये सही नहीं होगा। राजनीतिक समता का उपाधि से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर कोई राजनीतिक समता का लेना देना नहीं है, हाँ, इसका बिल्कुल सही अर्थ यह हो सकता था जो आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों का निषेध है। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। अर्थात राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन 2 क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी, एक सेना के क्षेत्र में और एक आपके शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी। तो यहां पर थोड़ी सी समानता वाली जो बात है वो एजुकेशन के आधार पर, सेना के आधार पर है। और फिलहाल हम राजनीतिक समता इसको नहीं मानेंगे। ये आपकी योग्यता के आधार पर यहां पर मिलने वाली है। जिसके पास योग्यता होगी उसे उपाधि मिलेगी। और राजनीति का इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति से उपाधि यहां मिलने वाली नहीं, यहां सेना मिलने वाली और यहां शिक्षा में मिलने वाली है। तो ठीक है भाई, फिर आपका आंसर यही वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसको कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्या है भाई? संविधान संशोधन। चलो भाई, संविधान संशोधन का मतलब क्या हुआ बेटा? संविधान संशोधन का मतलब हुआ आर्टिकल नंबर 368। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन बेटा आपके 3 प्रकार से होता है, आप पढ़ सकते हैं, कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा यही दोनों मिलकर संविधान में संशोधन करती हैं। बिल लोकसभा में भी आ सकता है संशोधन करने का, राज्यसभा में भी बिल आ सकता है। लोकसभा से बिल पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी बहुमत की जरूरत है, राज्यसभा से पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। लोकसभा इक्वल टू है राज्यसभा के। यहां पावर में कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, दोनों के पास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास समान पावर है संविधान में संशोधन करने की। तो अब देख लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत नहीं। देखो, संविधान संशोधन से मतलब नहीं है, विधेयक से मतलब है। विधेयक कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना है, वित्त से संबंधित जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति रखवाता है। और राष्ट्रपति यह जिम्मेदारी किसको देता है? फाइनेंस मिनिस्टर को देता है। तो भाई इसको फाइनेंस मिनिस्टर ही रखेगा वित्त विधेयक। बाकी के सामान्य विधेयक कोई भी रख सकता है। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। बिल मतलब विधेयक, मतलब कानून बनाने के लिए सदन में कोई प्रस्ताव रखना विधेयक कहलाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी और एक होता है गैर सरकारी। अगर मंत्री के द्वारा रखा जाता है तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और अगर गैर मंत्री यानी कि सांसद के द्वारा रखा जाता है तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। चाहे बीजेपी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, सरकार के सदस्य का ही व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर मंत्री नहीं रख रहा तो गैर सरकारी विधेयक हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। तो ये तो आपका हो गया गलत। अगला क्या है? संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन से संबंधित है। आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा होता है कि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करने से संबंधित है,
आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा इसे मात्र सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 टाइप बताए ना, तो उसमें से एक तो है जिसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कर लेंगी, एक है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन की जरूरत होती है, तभी वो बिल लागू होगा। जैसे आपने सुना होगा जीएसटी वाला बिल, तो जीएसटी के लिए क्या है भाई, जीएसटी का ये नियम है कि राज्य भी इसको करेंगे, और जैसे मूल अधिकार में संशोधन है, तो जब तक राज्यों के आधे से ज्यादा राज्य के विधानमंडल इसको एग्री नहीं हो जाते तब तक ये नहीं होगा। विशेष बहुमत का प्रयोग यहाँ पे नहीं है। और जो तीसरे टाइप का वो आपका है टोटल का 2/3 मेजोरिटी, जो कि आपके राष्ट्रपति के संशोधन वाला, राष्ट्रपति के महाभियोग वाला होता है। तो अच्छा, पीछे वाले में इसमें डी सही है, दोनों गलत है, ठीक है, दोनों के दोनों गलत है, डी सही हो जाएगा। अगला है समता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता के अधिकार मतलब राइट टू इक्वेलिटी। देखो भाई, राइट टू इक्वेलिटी में भी आपको दो चीजें जाननी पड़ेंगी। राइट टू इक्वेलिटी में आपको क्या जानना पड़ेगा, दो चीजें आपको जाननी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी चीजें आपको जाननी है, 1 मिनट। एक शब्द होता है समता का अधिकार, और एक होता है समानता का अधिकार। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अच्छा, है कहां, तो समता का अधिकार आपका है तो आर्टिकल नंबर किसमें, आर्टिकल नंबर 14 में ही है। दोनों में फर्क है। जैसे एक शब्द है विधि के समक्ष समता, यही समता वाला, विधि के समक्ष समता या समता का अधिकार, ये कहां से लिया गया, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, नकारात्मक अवधारणा। ये कैसी है, ये नकारात्मक अवधारणा है। और कानून का समान संरक्षण समता का हो गया, और एक हो गया कानून, अरे यार, कानून का समान संरक्षण, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सकारात्मक है, और ये यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्वेश्चन में है क्या, विधि के समक्ष समता सकारात्मक है, नहीं, विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है, तो ये तो गलत है। किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों का अभाव, इसको और समझाता हूं मैं अभी आपको। जहां समान और समान अवसर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका सही है। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा कि अगर मान लीजिएगा आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। व्यक्ति चाहे नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो, किसी के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, नागरिक हो, गैर नागरिक हो या कोई कंपनी हो। फिर आगे इसी में जो शब्द है आपका विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के पास क्या नहीं होगा, विशेषाधिकार नहीं होगा। मतलब कानून की नजर में सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे, कोई स्पेशल पावर नहीं रखेगा। हालांकि इसका अपना एक अपवाद भी है। जैसे आपने कहा विशेषाधिकार नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार है, सांसद के पास विशेषाधिकार है, एमपी के पास विशेषाधिकार है, और आपके जज के पास विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति किसी की हत्या कर दे तो कोई उसके ऊपर क्रिमिनल केस इस आर्टिकल 14 के तहत नहीं होगा। सांसद लोकसभा में कुछ भी बोल सकते हैं, कोई उनके ऊपर केस नहीं होता है। सांसद विधायकों के खिलाफ आपने देखा होगा, जज कोई भी डिसीजन देते तो जज के खिलाफ भी कोई केस नहीं होता। ये इनके विशेषाधिकार हैं। और ये है क्या, ये समता के जो अधिकार है, विधि के समक्ष जो समता है वो नकारात्मक इसीलिए क्योंकि पहले बोला विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन रियलिटी में विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति के पास भी है, सांसद के पास भी है। जो कानून के समक्ष समानता है, इसका मतलब विशेषाधिकार आपका किसी के पास नहीं है। हर व्यक्ति क्या है, कानून की नजर में सभी के सभी व्यक्ति क्या है, समान है। यहाँ कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, यहाँ सब कुछ शून्य हो जाता है और सब कानून की एक ही नजर में दिखाई देते हैं। गरीब, अमीर, अधिकारी, गैर अधिकारी, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है जब कानून का समान संरक्षण आ जाता है। आपने सुना होगा कि अगर मोदी जी गलत करेंगे तो मोदी जी के भी खिलाफ भी एफआईआर हो सकता है, और अगर राहुल गांधी गलत करेंगे तो राहुल गांधी के साथ भी समान व्यवहार किया जाएगा। ये सकारात्मक अवधारणा यहां पर मिलती है। अच्छा, मैंने यहां पे बताया राष्ट्रपति के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, तो केवल आर्टिकल 14 के हिसाब से कोई केस नहीं होगा, इवन राष्ट्रपति के खिलाफ भी केस चलेगा। आर्टिकल 361 वगैरह का प्रयोग होगा, आर्टिकल 61 का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पीछे वाले का आंसर बता दूं, बी बता दिया, ठीक है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, ये भाई बढ़िया क्वेश्चन है और ये विजन आईएएस का बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? यहां पर एकल संविधान होगा, आपातकालीन उपबंध होंगे, अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, एकीकृत निर्वाचन तंत्र होगा, राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ये सब कुछ आपका यूनिटरी सिस्टम की बात करता है और भारत में ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो भारत में फिर आप कहोगे सर एकात्मक है भारत? नहीं, भारत कैसा है? भारत अर्ध संघात्मक व्यवस्था का प्रयोग करता है, क्वासी फेडरल है, अर्थात आधा संघ वाला है और आधा क्या है? आधा है एकात्मक। सामान्य रूप चल रहा है तो संघात्मक व्यवस्था रहेगी, केंद्र अपने में काम करेगा, स्टेट अपने में काम करेगा। लेकिन इमरजेंसी आ गई तो ये वाला काम खत्म हुआ, सारी की सारी पावर किसके पास आ गई? केंद्र सरकार के पास आ गई इमरजेंसी में। एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो ये भारत के संविधान की अपनी एक स्पेशल क्वालिटी है जो कि अन्य किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती है। ये याद रखिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या भाई? निम्नलिखित में से अस्पृश्यता, देखो महात्मा गांधी की यह फिलॉसफी थी अस्पृश्यता, और इस कानून को जब संविधान सभा में आर्टिकल नंबर 17 के रूप में पास किया गया तो सबने क्या कहा? महात्मा गांधी जी की जय। इस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, सीधे कहा गया महात्मा गांधी जिंदाबाद और ये अनुच्छेद पास कर दिया गया। आर्टिकल 17 मेरे दोस्त मात्र एक ऐसा अनुच्छेद है मूल अधिकार में जिसका कोई भी अपवाद नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। बाकी अधिकारों के अपवाद हैं, जैसे उपाधि का अंत होगा बट मिल जाएगा, समानता का अधिकार होगा बट नकारात्मक रूप से भी हो सकता है, सकारात्मक रूप से भी हो सकता है। पहले कहा गया सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16, बट रिजर्वेशन देखिए वो भी खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 21 में कहा गया जीवन की स्वतंत्रता, बट फिर भी लोग मर जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। कई बार कहा गया 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, बट फिर भी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा पाते। तो चीजों में दिक्कतें हैं, बट अगर आपने अनटचेबिलिटी की तो पहली बार में 3 महीने की, दूसरी बार में 6 महीने की, तीसरी बार में 1 साल की सजा और फिर आगे 1-1 साल की सजा होती रहेगी। सजा होगी किसको? जनरल कैंडिडेट को होगी। इस कानून को लागू करने के लिए कानून बनाया गया अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। क्या बनाया गया? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। साल था 1955। लेकिन यह अस्पृश्यता शब्द अच्छा नहीं लग रहा था तो 1976-77 में इसको कर दिया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या कर दिया गया? मानव अधिकार संरक्षण कर दिया गया 1975-76 में। क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार में कहां आता है? तो भाई देखो, संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में, सबको पता है। समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। एक और लिख देता हूं, पांचवा धार्मिक, इसमें नहीं लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। और एक छठा और अधिकार इसमें रह गया, उसको भी लिख देता हूं, शिक्षा प्लस संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। तो यहां पर आर्टिकल 17 की बात है तो जाहिर सी बात इसके बीच में आर्टिकल नंबर 17 पड़ेगा, तो समता का अधिकार आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आएगा। राज्य मानवाधिकार आ ही गया, चलो भाई कर लेते हैं। राज्य मानवाधिकार और केंद्र मानवाधिकार दोनों एक साथ ही कानून बनाए गए। मानव के अधिकारों को लागू करने के लिए मानवाधिकार बनाया गया, 1993 का अधिनियम बनाया गया मानवों के अधिकार को लागू करने के लिए। और हाल ही में इसमें सरकार ने एक बार संशोधन किया और कहा इसका जो अध्यक्ष होगा, मतलब जो केंद्र वाला है, जो केंद्र में जो आपका मानवाधिकार आयोग होता है, उसका जो अध्यक्ष होता है वो सदैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है। और इसका मैक्सिमम कार्यकाल 3 साल का कर दिया गया। ये नए संशोधन में चीजें जोड़ी गई हैं और सेम टू सेम आपका राज्य में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो राज्य वाले में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सेम टू सेम होगा। मैं आपको चीजें पढ़ के सुना देता हूं क्या है क्या नहीं है। अधिनियम 1993 में केंद्र वाला भी बना था और राज्य वाला भी बना था, ये दोनों बने थे, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। केंद्र वाला जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र वाला राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देगा। और जो राज्य वाला है ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ये राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? सौंपेगा। अब देखते हैं यहां पर कि ये गड़बड़ क्या हो रहा है, इस चीज में संशोधन कहां पर किया गया, कौन सी चीज आपकी क्या चेंज हो रही है। आइएगा बात करते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं और ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कोई अधिकार नहीं तथा पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता मुआवजा देने का अधिकार इसके पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये किसी को सजा देने वाला काम थोड़ी ना करता है। राज्य मानवाधिकार जो है ये अर्ध न्यायिक संस्था नहीं है, ये याद रखेंगे।
अर्ध न्यायिक संस्था नहीं है, ये किसी को सजा नहीं दे सकती, सजा देने का काम इसके पास नहीं है, कोई सहायता भी नहीं करता। तो पहली बात तो आपकी सही है। राज्य वार्षिक प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को सौंपता है, मैंने भी आपको यहीं पर लिखा है। बट अभी जो है 2021-22 में संशोधन किया गया और राज्यपाल की जगह यहां पर चेंज करके क्या कर दिया गया, राज्य सरकार कर दिया गया। अब ये अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको देगा, राज्य सरकार को देगा, राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन नहीं देगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो नए संशोधन हो रहे हैं उन संशोधनों के माध्यम से आपको चलना पड़ेगा। चीजों में हमेशा चेंजेस हो रहे हैं और चेंज, अब देखो जैसे मुझे यहां पर पहले क्या लगा था, राज्यपाल, बट चूंकि ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको ठीक से इसको चेक किया तो मुझे फिर पता चला कि जो अभी संशोधन आया था राज्य मानवाधिकार आयोग का, तो उसमें यही चेंज किया गया कि राज्य वाले जो होंगे वो अपनी रिपोर्ट कहां देंगे, तो राज्य वाले राज्यपाल को नहीं बल्कि राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन भी यहां पर इन्होंने डाला था। हाल ही में सुर्खियों में रही ज्वारीय विघटन घटना का संबंध किससे, ज्वारीय विघटन घटना का संबंध किससे। दरअसल इसका ज्वारीय विघटन घटना या टाइडल डिस्टर्ब्ड इवेंट का मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की खोज की थी। और जब ब्लैक होल जब समाप्त हो जाए, ब्लैक होल किसी तारे का विनाश हो जाए, मर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वारीय विघटन घटना बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार विजन आइस के टेस्ट सीरीज में डाला जा चुका है, इसे टाइडल डिस्टर्ब्ड इवेंट कहा जाता है। मैं आपको कुछ और चीजें सुना देता हूं, इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जो नासा है, नासा के एक टेलीस्कोप में एक विशाल ब्लैक होल था और उसको विनाश करते हुए उन्होंने उसकी तस्वीरें खींची कि एक बड़ा ब्लैक होल था और ये जो है आपस में क्या हो गया, धीरे धीरे गायब हो गया। और कहते हैं ये जो घटना हुई इसके विनाश की, ये पृथ्वी से काफी दूरी पर हुई, 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर यह घटना घटित हुई, जहां पर एक जो ब्लैक होल था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। ज्वार की तरह इसमें उफान आया, बड़ा सा बबल आया और ये धीरे से क्या हो गया, ये धीरे से समाप्त हो गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 358 और 359 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। आपातकाल की उद्घोषणा, 360 वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन के तहत। दरअसल आपने सुना होगा कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी क्या नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। यही आपका आर्टिकल नंबर देखने को मिल जाएगा 358 और 359। कुछ और बातें यहां पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे आर्टिकल नंबर 358 क्या कहता है आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 359 क्या कहता है ये भी आपको बताता हूं। आर्टिकल नंबर 358 में कहा गया कि अनुच्छेद 19 मूल अधिकार के बारे में बताया गया कि जब इमरजेंसी लागू होगी तो उस समय मूल अधिकारों में क्या परिवर्तन होगा, ये है दोनों आर्टिकल में। कहा गया कि आर्टिकल 19 के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं, वाक स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं, वे सभी अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित होंगे। अगर हमारे देश में इमरजेंसी 358 के तहत 352 का प्रयोग हुआ है तो राष्ट्रपति आदेश देगा कि भैया XYZ मूल अधिकार आपके समाप्त होते हैं, तो आपके अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रपति आदेश देगा तब निलंबित होंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी 359 के तहत लागू होती है तब स्वतः ही क्या हो जाएंगे, मूल अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वतः ही आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये कोई बताने वाली जरूरत आपकी नहीं है। इन दोनों आर्टिकल में फर्क क्या है, अगर 359 के तहत इमरजेंसी लागू होती है तो इसका मतलब क्या होगा, और 358 के तहत लागू होगी तो इसका मतलब क्या होगा। अगर 359 के तहत लागू होती है तो आर्टिकल नंबर आपका 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये अधिकार आपके निलंबित नहीं होंगे, ये अधिकार आपके निलंबित नहीं होंगे। वैसे तो 358 में भी निलंबित नहीं होते। इसके लागू करने का मतलब क्या है, जब हमारे देश का किसी विदेश से युद्ध शुरू हो जाए या हमारे देश में बाहरी आक्रमण हो जाए तो उस समय आपका क्या जारी किया जाता है, 359 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। और 358 का मतलब क्या हुआ, 358 में प्लस देश के अंदर भी शामिल हो जाए, देश के अंदर
सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए तब 358 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है। ये दोनों भी रहेंगे और ये वाला भी रहेगा। तो तीन चीजों पर इमरजेंसी जारी की जाती है, एक युद्ध, एक बाह्य आक्रमण और एक देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाए तभी इमरजेंसी लागू होती है। तो वही 358 और 359 है, बिल्कुल सिंपल से आर्टिकल है। और इसमें याद ये रखना है कि स्वतः निलंबित होंगे अगर 359 के तहत है, और राष्ट्रपति आदेश देकर निलंबित करेगा मूल अधिकार को, जो कि 358 के तहत है। बस आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 क्या भाई, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सूचनाएं प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के तहत विनियमित की गई हैं? कौन सी चीजें इसके तहत क्या की गई हैं, लागू की गई, शामिल की गई हैं? सोशल मीडिया इसमें आ गया है, सोशल मीडिया साइट फेसबुक वगैरह जो है आपका, ये सब इसमें आ गया है। और इसके साथ साथ आपका कौन सा आ गया है, ओटीटी, जो आप मूवी वगैरह देखते हो अमेजॉन प्राइम पर जो मूवी वगैरह देखते हो, ये आपकी आ गई है। गेमिंग सेवाएं अभी इसमें शामिल नहीं की गई हैं। डिजिटल समाचार जरूर इस पर क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। अभी क्या नहीं शामिल हुआ है, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा बाजार इसमें शामिल नहीं हुए, याद रखेंगे। ऑनलाइन गेम प्लस जैसे आपने वो क्या बोलते हैं, वो जो कौन सा गेम है, अरे वो 11 आता ना, टीम 11 क्या करके आता है, तो वाले जो सट्टा वाले गेम है प्लस गेम सट्टा, ये सब अभी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। आगे आने वाले समय में शामिल किया जा सकता है, बट अभी शामिल नहीं है। तो ये तीसरा नहीं होगा, तीसरा हटा दीजिएगा, ये डी सी सही हो जाएगा। 29, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। चलिए भाई विचार कर लेते हैं, अपने तो विचार करने के लिए ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ दोहरी नागरिकता राष्ट्रपति के लिए पात्र है ना, देश की नागरिकता भी राष्ट्रपति के लिए पात्र है। देखो भाई, अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ है, और कह रहा जन्म से नागरिक के साथ देशीकृत नागरिकता भी राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी बात है। अच्छा, दूसरा क्या, भारत में केवल जन्म से ही नागरिक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पात्र है, ना कि देशी, ये तो गलत है। भारत में क्या सिस्टम है, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हो उस समय भारत के नागरिक होने चाहिए। केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है, ना कि देशीकृत नागरिकता, तो आपका ये तो गलत है। और अगला क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक के साथ साथ, जन्म से नागरिक हो, देशीकृत नागरिकता भी राष्ट्रपति के लिए पात्र होती है। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पात्र होते हैं, और वहां पर रहने के बाद नागरिकता अगर आप लेते हो तो आप ये इसके पद नहीं होते। जैसे मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति भारत से गया अमेरिका में रहने लगा और वहां देशीकृत से नागरिकता ले ली, तो वो भारत का वहां अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो आपका सही क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों गलत है। अमेरिका में वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, उसके माँ बाप भी अमेरिका के नागरिक रहे हो। दूसरा, भारत में क्या है, आप कोई भी व्यक्ति जो आज वर्तमान में भारत का नागरिक है वो आगे भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता, कोई भी चुनाव लड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। मूल कर्तव्य से संबंधित, पहले भी मूल कर्तव्य में कल लास्ट वाला जो सेगमेंट था उसमें हमने बात की थी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति, सब आपको बता दिया है। तो आज हम उस पर बात नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बात कर लिया, पहला वीडियो देख लीजिए, वहां पे बता रखा है। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, बिल्कुल सही बात है। मूल कर्तव्य केवल और केवल इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। संविधान उनके उल्लंघन के विरुद्ध किसी भी कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाता, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटी, हालांकि स्वर्ण सिंह ने कहा था कि ना मानने पर कुछ सजाएं होनी चाहिए, वर्मा समिति ने भी कहा, ऐसा कभी भी लागू नहीं किया गया। तो दोस्त, हमने पहले सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक डील किया, और आज हमने 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 30 तक डील कर दिया। दो पार्ट बन गए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मुझे 7210904032 पर मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आपकी ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चाहिए। मैं आपको विजन आईएएस प्री 2024 के लिए 35 सेट पेपर आपको दे दूंगा, 35 टेस्ट पेपर जो कि विजन आईएएस के हैं, जो मैं अभी आपके करवा रहा हूं, इसके क्वेश्चन करा दूंगा। प्रत्येक में 100 क्वेश्चन होगा और ये 35 टेस्ट पेपर आपके होंगे, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस होगी बेटा, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 5,000 रुपया है, बट यही फीस रहेगी, इस पे कोई कंसेशन नहीं होगा। आप दिल्ली में आकर देख लीजिएगा, 5-5 हजार रुपया लोग देकर पढ़ते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं कर पाते। मैं भी उतनी ही मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, वही टॉपिक सारे डिस्कस कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो इतना तो आपको पे करना पड़ेगा ताकि हम कंटेंट पर कोई भी कमी ना करें
कंटेंट आपको बेहतर प्रोवाइड करे। हर टेस्ट के 1 से लेकर 30 तक के या 40 तक के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा दूंगा, और 40 या 30 के आगे के 100 तक के क्वेश्चन के लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको 7210904032 पर मैसेज करना पड़ेगा, कॉल भी कर सकते हैं, फीस 5,000 ही रहेगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे और आप अपनी सफलता में मेरा नाम जरूर साथ में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच।